चलिए बच्चों, नाउ वील डू अ न्यू क्वेश्चन। रेड स्मिथ के नाम से आपको ये आपकी बुक्स में मिलेगा। क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी दैट। This scenario relates to four requirements. It is 1st July 2015. You are the audit senior of White & Co and are planning the audit of Red Smith Co for the year ending 30th September 2015. तो आपको ये डेट ध्यान में रखनी है कि आप किस साल के लिए ऑडिट कर रहे हैं, दैट इज year ending 30th September 2015. The company produces printers and has been a client of your firm for 2 years. यानी 2 साल से कंपनी आपकी क्लाइंट रही है. Your audit manager has already had a planning meeting with the finance director. He has provided you with the following notes of his meeting and financial statement extracts. मीटिंग हो रही है, आपकी हो चुकी है, और अब आप ये एक्सट्रैक्ट्स देख के नाउ यू आर गोइंग टू प्लान अहेड. Redsmith Co's management was disappointed with the 2014 result and so in 2015 undertook a number of strategies to improve the trading results. This included the introduction of a generous sales related bonus scheme for their salesmen and a high profile advertising campaign. तो मेरे दिमाग की घंटी यहाँ बजती है ना, कभी भी सेल्स रिलेटेड बोनस होगा, पक्का सेल्स ओवरस्टेटेड मिलेंगी. In addition, as market conditions are difficult for their customers, they have extended the credit period given to them. वापस से दिमाग की घंटियां बजनी चाहिए क्योंकि आपने सेल्स बढ़ाने के लिए क्रेडिट पीरियड भी बढ़ा दिया. The finance director of Red Smith Co has reviewed the inventory valuation policy and has included additional overheads incurred this year as he considers them to be production related. कुछ ओवरहेड्स उसने एडिशनल डाल दिए हैं इन्वेंट्री के ऊपर क्योंकि वो ये कह रहा है कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड्स हैं, तो इन्वेंट्री में ही ये जाने चाहिए. तो इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. अगर ये ओवरहेड्स वाकई प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं हुए तो इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा दिखेगी, उससे बैलेंस शीट ज़्यादा दिखेगी, उससे प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा. यानी कि एक तरह से ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा. इसको मैं अंडरलाइन तो कर ही लेती हूँ. He is happy with the 2015 results and feels that they are good reflection of the improved trading levels. यानी कि अब तो ये 2015 के ड्राफ्ट रिजल्ट्स देख के खुश भी हो गए हैं. चलिए देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं इनके. रेवेन्यू बढ़ा है तो क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करोगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा ही. कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा नहीं बढ़ी है भाई, आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा कर रखी है, हो सकता है इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा नहीं दिख रही हो. कॉस्ट ऑफ सेल्स होती क्या है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. तो ये क्लोजिंग की वैल्यू को तुम बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, माइनस वाला नंबर बढ़ गया, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी. यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है. इसका लॉजिक समझना. हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब क्लोजिंग स्टॉक मुझे माइनस करना है. लेट्स सपोज मैं अगर 10,000 माइनस करूं तो क्या इंपैक्ट होगा, 10,000 से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी. इस 10,000 की बजाय मैं इसकी वैल्यू ज्यादा ले लेती हूँ और 12,000 ले लेती हूँ. यानी कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल इससे कम हो जाएगी क्योंकि ये एक माइनस वाला आइटम है. जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो एक माइनस वाला आइटम होता है. माइनस वाले आइटम की अगर आप वैल्यू बढ़ा देंगे तो उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी. तो कंपनी को तो फायदा ही दिख रहा होगा ऐसा करने में. यानी मोटा मोटा आपको इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यार इन्होंने ये जो ओवरहेड्स डाले हैं क्या जेन्युइनली डलने चाहिए थे कि नहीं डलने चाहिए थे, और इसीलिए कहीं ना कहीं ग्रॉस प्रॉफिट भी इंप्रूव दिख रहा है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्लियरली बढ़े हुए दिख रहे हैं. क्यों, क्योंकि देखो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक हाई प्रोफाइल एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन लोगों ने लॉन्च किया है. यानी कि 4 से 7.5 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होना बिल्कुल वाजिब बात है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जस्ट टू हाईलाइट, इसमें आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आते हैं. ये आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन आ गया, 4 से 4.5 हुआ. अब आपके पास इन्वेंट्री 2.1 की दे रखी है, रिसीवेबल्स 4.5, कैश का पता नहीं, ट्रेड पेबल्स इज 1.5 मिलियन डॉलर्स एंड ओवरड्राफ्ट इज 0.9. तो अब देखो पिछले साल से इस साल में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है आपका. यानी कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन दिख रही है कि आप पैसा खूब उधार ले लेके प्रोडक्शन कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. ए, in agreeing the terms of an audit engagement, the auditor is required to agree the basis on which the audit is to be carried out. This involves establishing whether the preconditions for an audit are present and confirming that there is a common understanding between the auditor and management of the terms of the engagement. यानी मोटा मोटा एंगेजमेंट एग्री करने से पहले जो एंगेजमेंट से पहले की प्री कंडीशंस होती हैं वो किसी भी असाइनमेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए. आपका ऑडिटी, ऑडिटी का क्लाइंट, ऑडिटी का मैनेजमेंट यानी कि क्लाइंट का मैनेजमेंट और आपकी फर्म खुद
ऑडिटर की फर्म, ये दोनों की दोनों सेम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे एग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक कुछ फीस बोलती है, दूसरी कुछ फीस बोलती है, एक कुछ काम बोलती है, दूसरा कुछ काम अग्री करती है, ये नहीं होना चाहिए। कॉमन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होनी चाहिए। रिक्वायर्ड, describe the process the auditor should undertake to assess whether the preconditions for an audit are present। तो ध्यान क्या रखना है, आपको बताना है कि ऑडिटर क्या स्टेप्स लेगा या फिर क्या प्रोसेस फॉलो करेगा, ये देखने के लिए कि ऑडिट की प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। वापस से सुनो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ऑडिटर क्या प्रोसेस फॉलो करे जिससे ये पता चल जाए कि एक ऑडिट की प्री कंडीशंस प्रेजेंट है कि नहीं है। 3 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये रखनी है कि हमें इसमें 3 मार्क्स के बराबर ही कंटेंट लिखना है, बहुत ज्यादा कंटेंट मत लिख देना। सबसे पहली चीज, किसी भी ऑडिट असाइनमेंट से पहले ऑडिटर को नेचर ऑफ एंटिटी समझना चाहिए। अब यहाँ पे तो ये 2 ईयर ओल्ड है, तो नेचर ऑफ एंटिटी तो आपको पता है, ये लिखना नहीं है तुम्हें, मैं समझा रही हूँ। उसके अलावा अब आप इस सिस्टम में नॉर्मली क्या करते हो, उस कंपनी के ऊपर कौन से स्टैंडर्ड्स या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई करता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी ये केस आपका पुराने क्लाइंट का है, तो आपको ये चीज पता होगी। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहली चीज जो ऑडिटर को चेक करनी है एज अ प्री रिक्विजिट और प्री कंडीशन ऑफ द ऑडिट, ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बना रहा है एज पर द एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब assuring that the financial statements have been prepared by the and as per the applicable financial framework। तो सबसे पहली चीज आपको ये क्रॉस चेक करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आप क्या करोगे कि ऑडिटर will be allowed to access all relevant information to conduct हेलो हेलो हाँ, conduct the audit smooth and manner। ठीक है, मतलब कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी रेलेवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो सारी की सारी एक्सेस करने दी जाएगी, ताकि ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे अपना ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके। और क्या चीज हम इसमें डाल सकते हैं कि मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करेगी, बनाएगी। और एक प्री अजम्पशन ये होगा कि इंटरनल कंट्रोल systems will be put in place, मतलब ऑडिटर नहीं पुट इन प्लेस करेगा, by the management and will ensure that they are effective, being effective। ठीक है, ये हम चेक जरूर कर लेंगे कि भाई वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको ये तो अश्योरिटी सामने वाले से चाहिए होगी कि भाई तुम्हारी तरफ से तो ये इफेक्टिव है कि नहीं है। तो ये 3 नंबर में आपको इतना लिखना है, इससे ज्यादा मत लिखना। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब इसके। तो नेक्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है कि लिस्ट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स द ऑडिटर में कंसिडर व्हेन ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, यानी एंटिटी के बारे में समझने के लिए ऑडिटर कौन से मैटर्स कंसिडर करेगा। 4 एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स द ऑडिटर में कंसिडर व्हेन ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। सो बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि ऑडिटर को एंटिटी को समझना है, तो वो क्या 4 मैटर देखेगा। बहुत सारी चीजें देख सकता है यार, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना है 2 मार्क्स का ही। इसका मतलब इसमें या तो 2 पॉइंट्स दे दो, लेकिन इसमें पॉइंट्स ना बड़े छोटे छोटे होंगे, तो आई विल सजेस्ट कि एक्सप्लेनेशन तो आप दोगे नहीं, तो 4 पॉइंट दो इसके लिए, ताकि आधा आधा नंबर एग्जामिनर आपको इसमें दे दे। तो सबसे पहली चीज तो स्ट्रक्चर एंड ओनरशिप ऑफ द एंटिटी, मालिक कौन है, एंटिटी करती क्या है, एंटिटीज मेन बिजनेस एंड मार्केट विच इट ऑपरेट्स। ठीक है, तो ये 2 चीजें तो मुझे सीधी सीधी दिख गई।
उसके अलावा लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द एंटिटी, लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द मार्केट भी लिख सकते हो आप, चलो मार्केट तो अपन ने ऊपर लिख दिया। उसके अलावा एप्लीकेबल ओहो एप्लीकेबल लॉज एंड फाइनेंस फ्रेमवर्क जो इस एंटिटी पे अप्लाई होता है। तो एप्लीकेबल लॉज एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच अप्लाइज टू द एंटिटी। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल सा आपने को आधा आधा नंबर के हिसाब से एग्जामिनर इसमें मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कैलकुलेट 5 रेशियोज फॉर बोथ ईयर्स विच वुड असिस्ट द ऑडिट सीनियर इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ रेड स्मिथ को। तो अपने पास क्या है, कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करने हैं 5 रेशियोज, 5 मार्क्स के हैं, यानी एक एक नंबर का एक एक होगा। आई विल सजेस्ट इन सच क्वेश्चंस आपको जो जो भी रेशियोज निकालने को मिल जाए वो आप निकाल दो। 5 रेशियोज यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन जो दिख रही है उसके बेसिस पे हम कौन से निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मुझे एक तो दिख रहा है यहाँ पे जीपी मार्जिन निकल सकता है, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है, नेट सेल्स भी है। दोनों सालों का मैं नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ 2015 का बता रही हूँ, 2014 का आप अपने आप निकालना। 2015 का जीपी अपॉन रेवेन्यू इज 12 अपॉन 23 इंटू 100, 12 अपॉन 23 100, ये जो भी रेशो आएगा। उसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, फिर दिख रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। ये होगा 4.5 डिवाइड बाय रेवेन्यू, 0.5 डिवाइड बाय रेवेन्यू इंटू 100, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। दोनों सालों कैसे निकालना, फिर देखो इन्वेंट्री का बैलेंस दिया हुआ है 2.1, तो इन्वेंट्री पीरियड निकल सकता है। इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको डिनोमिनेटर में लेनी पड़ेगी और इन्वेंट्री का बैलेंस आपको न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा और इनटू 365 डेज। तो इन्वेंट्री पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या है 2.1 डिवाइड बाय 11 इनटू कितने दिन 360 या 365, चेक कर लेना यार क्वेश्चन में क्या है, ये आपके इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आ जाएगा। उसके नेक्स्ट आपको दे रखा है रिसीवेबल्स, ऐसे रिसीवेबल्स डेज निकाल लो, यानी 4.5 डिवाइड बाय, अब सेल्स लेना, तो 4.5 डिवाइड बाय 23, 4.5 के रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 23 इंटू 65 डेज, ये आपके कि रिसीवेबल्स कितने टाइम में आपका पेमेंट कर देते हैं। मुझे नीचे पेबल्स भी दिख रहे हैं, तो मैं तो पेबल्स पीरियड निकालूंगी। पेबल्स पीरियड कितने का पेबल्स पीरियड निकलेगा, पेबल्स का बैलेंस है 1.6, किस पे होता है ये, परचेजेस पे। परचेजेस अलग से मेरे पास है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को आई विल टेक एज ऑन उधारी 5 डेज, ये पेबल्स पीरियड आ गया। तो आप ये 5 निकालो और ये 2014 15 दोनों के निकाल लो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लास्ट पार्ट क्या बोल रहा था, using the information provided and ratios calculated, describe 5 audit risks and explain the auditor's response to each risk in planning the audit of Red Smith Co. तो इसने 5 ही ऑडिट रिस्क मांगे हैं और ध्यान रखना रेशोज को भी इसने बोला है कि आप रेशोज को भी कंसिडर करते हुए ये रिस्क बनाओ। तो मेरे मेरे जो रेशोज थे उसमें एक तो जीपी मार्जिन आ रहा है सामने ही, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में गड़बड़ हो सकती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में गड़बड़ कैसे हो सकती है, हमने देखो लाइंस भी कुछ हाईलाइट कर रखी हैं। आपने रिसीवेबल्स पीरियड भी इसमें मैं डाल सकती हूँ कि जो ये नहीं, पहले चलो ठीक है, एक मिनट, सबसे पहले तो बात यही करते हैं कि ये जो इन्होंने सेल्स रिलेटेड बोनस स्कीम डाली है ना, इसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो सकती है, रिस्क हो सकता है यहाँ पे कि सेल्स फिक्टिशियस बुक की गई हो, सेल्स ओवरस्टेटेड हो। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे डालती हूँ, क्या लिखे हैं उसको, डालते हैं बोनस, सेल्स रिलेटेड बोनस, ये तो आपका या आइटम, इसमें रिस्क क्या होगा, सेल्स कैन बी ओवर स्टेटेड। अब इसमें आपका रिस्क का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, आप पूरी की पूरी सेल्स की डिटेल्स लो, डिटेल लिस्टिंग लो, डिटेल्ड ब्रेकअप लो, टेस्टिंग करो मेजर आइटम्स की, मटेरियल आइटम्स का चेक करो। उसके बाद में ये चेक करो कि IFRS 15 के हिसाब से इनकी बुकिंग हुई है कि नहीं हुई है, सारे आइटम्स ऐसे हैं क्या जो आपको बुक करने थे,
ये सारी चीजें आप इसमें चेक करोगे, सेल्स इनवॉइसेस चेक करोगे, जीडीएन से मैच कर लोगे, फिजिकल इन्वेंट्री से मैच कर सकते हो। ये आपका ऑडिटर्स रिस्पॉन्स होगा। तो पहला आइटम तो आपका आ जाता है इसमें सेल्स रिलेटेड बोनस। अच्छा, दूसरी चीज मैंने अभी बातों बातों में यहाँ पे बोली थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक काम करते हैं ना, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री डेज पे तो लिख ही सकते हैं अपन। तो इन्वेंट्री डेज जो है, इन्वेंट्री डेज तुम्हें कंपेयर करने पड़ेंगे कि ये बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। नाउ लेट्स सपोज मैं इसमें लेती हूँ कि चलो इन्वेंट्री डेज आपके पक्का से बढ़ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था साफ साफ कि कंपटीशन बहुत है और उसके लिए इन लोगों ने ना क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर दिया है। तो इन्वेंट्री डेज बढ़ने का मतलब आपकी इन्वेंट्री जल्दी जल्दी बिकेगी नहीं। रिसीवेबल डेज भी पक्का बढ़ेंगे। तो दोनों केसेस में बढ़ने के हिसाब से मैं इस पे कमेंट करूंगी। इन्वेंट्री डेज ये पक्का से इंक्रीज हो रहे होंगे, क्योंकि कंपटीशन टाइट है, इतनी आसानी से इनका सामान बिकेगा नहीं। तो इन्वेंट्री डेज के ऊपर अगर हम रिस्क बोलें तो क्या रिस्क हो सकता है इसमें? तो इन्वेंट्री का सबसे बड़ा जो रिस्क होता है ना, वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन से होता है। यानी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, जो मैंने इसमें यहाँ पे लिखा भी था कि इन्होंने कुछ इसमें ओवरहेड्स डालने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू इसमें बदल जाएगी। कहाँ गया ये रही इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इस पर डालते हैं, तो इन्वेंट्री डेज की बजाय इन्वेंट्री वैल्यूएशन डाल देते हैं इसमें, कि इसमें वैल्यू ओवर स्टेटेड हो सकती है। क्यों ओवर स्टेटेड हो सकती है? क्योंकि केस ब्रीफ करो कि इन्होंने वैल्यूएशन का मेथड चेंज किया है। अब उसके बाद में इन्वेंट्री डेज हम इसी में ही शेयर कर सकते हैं, इन्वेंट्री डेज, कि इन्वेंट्री डेज भी पिछले साल से इस साल इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वेंट्री टाइम ज्यादा ले रही है बिकने में। अब इसके आपका रेस्पॉन्स क्या रहेगा, ऑडिटर्स रेस्पॉन्स क्या रहेगा इस केस में? इन्वेंट्री आपको लग रही है कि भाई इन्होंने ज्यादा वैल्यू कर दी, कुछ ओवरहेड्स जोड़ दिए, मैनेजमेंट से बात करो कि ओवरहेड्स क्यों जोड़े गए हैं। सो डिस्कस विद मैनेजमेंट द रीजंस और द बेसिस ऑफ adding these overheads into the value of inventory which were earlier not considered to be a part of inventory. अब ये उन्होंने बोल दिया, फिर क्रॉस चेक देयर फैक्ट्स विद फर्दर एविडेंसेस। हाउ कैन यू चेक दैट? चेक द कॉस्ट ऑफ or breakup of the overheads which are assigned on the inventory. Check if the inventory is as per booked as per IS2. IS2 क्या बोलता है? कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी इसमें आइडेंटिफाई करनी पड़ सकती है, कॉस्ट भी चेक करनी पड़ सकती है। So review the detailed cost of the inventory. Review the net realizable value on the basis of which inventory is booked in the books of accounts. ये आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ अब रिसीवेबल्स पे। तो रिसीवेबल्स से रिलेटेड आप इसमें क्या बोलोगे? रिसीवेबल्स का कलेक्शन पीरियड इन्होंने बढ़ाया है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सेल्स अचीव कर सकें। तो ऐसे केस में रिस्क क्या होगा? देयर कैन बी अ केस ऑफ बैड डेट्स और insufficient allowance for irrecoverable debts। ठीक है, बैड डेट्स नॉट प्रोवाइडेड, या फिर जो अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स है वो इनसफिशिएंट हो या अंडरस्टेटेड हो, बेसिकली ये इसमें रिस्क है। अब आपका इसमें रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आप इसमें चेक करोगे द बेसिस ऑन विच द प्रोविजन फॉर इरिकवरेबल डेट्स इज क्रिएटेड, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा रिसीवेबल्स के केस में एज्ड रिसीवेबल्स जरूर देखो, क्रेडिट पॉलिसी रीड करो, किन किन को क्रेडिट दिया गया है। रिव्यू द क्रेडिट पॉलिसी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी चेक इफ द क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे चौथे पे आते हैं। अब चौथा क्या डालें? चौथा डाल लो पेबल्स, अपन ने कैलकुलेट किए थे ना ये, कर रहा है भाई, हाँ पेबल्स। तो पेबल्स के केस में क्या बोल सकते हो आप? पेबल्स के केस में ना एक तो चीज ये देखना, पेबल्स का पीरियड अमाउंट बढ़ रहा है पेबल्स का, और उसके अलावा ओवरड्राफ्ट भी नजर आ रहा है। तो पेबल्स और ओवरड्राफ्ट को आप एक साथ इसमें क्लब कर सकते हो। पेबल्स और ओवरड्राफ्ट में पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसमें रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट टू
पेबल्स इन टाइम, यानी कि रिस्क क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, और इसकी वजह से देयर कैन बी एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टेट पेबल्स। क्योंकि अगर कंपनी के पास लिक्विडिटी होती तो ओवरड्राफ्ट नहीं लेना पड़ता इतना ज्यादा, ओवरड्राफ्ट लेना पड़ रहा है, इट कैन सिग्नल सम लिक्विडिटी क्रंच फॉर द कंपनी, एंड इन सच केसेस आपको रिस्क सबसे बड़ा क्या हो सकता है कि पेबल्स कैन बी अंडरस्टेटेड। अब ऐसे केस में आप क्या रेस्पॉन्स करेंगे, आप एक डिटेल्ड लिस्ट लेंगे पेबल्स की, उसमें भी आप एज्ड पेबल्स चेक करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि आपने कहीं पे भी डिफॉल्ट किया है क्या किसी भी पेमेंट टर्म्स में, ये सारी चीजें आप पेबल्स में चेक कर लेंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट और क्या ले सकते हैं, उसके बाद तो फिर तो देखें कैश मूवमेंट, देखो कैश खत्म हो गया है बिल्कुल, कैश बिल्कुल फिनिश्ड है, तो हम इसके लिए कुछ लिक्विडिटी इशू डाल सकते हैं। सो लिक्विडिटी कैन बी लिक्विडिटी लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी क्रंच, लिक्विडिटी क्रंच, तो लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है जिसकी वजह से इन कंसर्न पे आपको श्योरिटी लेनी पड़ेगी। रिस्क क्या है, रिस्क हो सकता है द बिजनेस में नॉट कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, राइट, क्योंकि कैश दिख नहीं रहा, क्योंकि आपने ओवरड्राफ्ट बहुत ज्यादा ले रखा है, इट कैन लीड टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द बिजनेस गेटिंग बैंकरप्ट। Going concern uncertainties can exist in case of such a business. Now, what will be your response as an auditor? अब आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे गोइंग कंसर्न की डिटेल टेस्टिंग करोगे, डिटेल्ड टेस्टिंग फॉर गोइंग कंसर्न अजम्पशन बिजनेस, कि इस बिजनेस पे आज भी एप्लीकेबल है क्या, कैन दी बिजनेस कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन दी रीजनेबल फ्यूचर। मैनेजमेंट से डिस्कस करो, डिस्कस मैनेजमेंट, क्या डिस्कस करोगे मैनेजमेंट से, how can they ensure the going concern status of the business, what steps are being taken to improve liquidity in the future years, what steps are being taken to ensure timely payment of liabilities of the business, ये आप डिस्कस करोगे। ठीक है, तो ये 5 आइटम आप इसमें इस वाले आंसर में लिखोगे, एंड बाय दीज 5 आइटम्स यू विल गेट 10 मार्क्स। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन भी स्ट्रक्चर करना है। सो दिस इज प्रिटी इजी, लेकिन हाँ बीच बीच में ना जगह जगह एफआर के रेफरेंसेस आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार वापस से ट्राई करना, इट्स अ गुड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ।